हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में इससे पहले हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में उसके फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए थे। ग्रुप में जब अप टू डाउन आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है वो हमने देख लिया था। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे बढ़ती है वो भी हमने उसको जान लिया था अच्छे से। ये भी हमने जान लिया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। और हमने डेफिनेशन भी अच्छे से समझ ली थी। व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है और वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है, वो एलिमेंट के अंदर नहीं है, वो एटम को आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब वो एटम जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों? वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब गैसियस फॉर्म में है और साथ में एटम कौन सी स्टेट में? अपनी ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट में है, गैसियस एटम है और आइसोलेटेड एटम है, तब उसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द जस्ट अपोजिट इज दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या पढ़ेंगे? जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना हो, तो किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना होता है तो एटम जितनी एनर्जी को रिलीज करता है उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो समझ में आया होगा आपको। कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एटम of or any element is the amount of energy amount of energy that is liberated or that is released when when one atom when one electron is added to the valence shell of the atom एंड इफ द एटम इज इन गैसियस स्टेट। अगर कोई भी एटम गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अगर कोई भी एटम है, तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जितनी एनर्जी लिबरेट होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस अमाउंट की एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों कि हमें पॉइंट समझ में आ गया। जैसे ये न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्बिट्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसमें 4 ऑर्बिट है और सपोज मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहाँ ऐड होगा? सबसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। सब सपोज इस एटम के वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला है। ये हो गया के, एल, एम और एन। एन इसके लिए क्या है? वैलेंस शेल है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना बच्चों, वो वैलेंस शेल में ऐड होता है। तो वैलेंस शेल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये एटम जितनी एनर्जी को लिबरेट करेगा, जितनी एनर्जी को ये क्या करेगा? रिलीज करेगा, उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। समझ में आ गया आपको? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज the amount of energy released when electron is added to an isolated gaseous atom। एटम कैसा होना चाहिए बच्चों? आइसोलेटेड होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब है अलग थलग पड़ा हुआ एटम होना चाहिए, किसी के साथ में बॉन्डेड में नहीं होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ में एटम कौन सी स्टेट में होना चाहिए? अपनी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। एटम कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड है, तब उस एटम के वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करवाता हूँ तो एटम जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उस रिलीज कोई एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका हो अगर, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, पॉइंट इज क्लियर। समझ में नहीं आया वो भी लिख के बता दीजिए। पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है वो सब बता दीजिए लिख के जल्दी से। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ बच्चों, तो अब मैं आपको यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वो मैं बता रहा हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कोई भी एक एक्स है एटम, एक एटम है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहा हूँ, मैं ऐड करवा रहा हूँ। वन प्लस वन इलेक्ट्रॉन को मैं इसमें क्या करवाना चाहता हूँ, ऐड करवाना चाहता हूँ। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एटम में, तो एटम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, केटायन में कन्वर्ट होगा या एनायन के अंदर कन्वर्ट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दो। तो जब भी किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब माइनस का साइन आ जाता है। तो इसके ऊपर माइनस का साइन आ गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। अब इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस ये एटम क्या करेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, एनर्जी रिबलेट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, हीट एनर्जी को बाहर निकालेगा। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको हम लिखते हैं सपोज डेल्टा एच से लिख देते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में लिखते हैं हम डेल्टा एच। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, डेल्टा एच का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड और अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, उसको हम लिखते हैं डेल्टा एच। तो इसके केस में हम क्या लिखेंगे बच्चों, बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या बताया, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है बच्चों, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब एटम ने क्या किया है, एटम ने एनर्जी रिलीज की है बच्चों, ये बात आज ध्यान रखना आप। जब भी नेगेटिव का साइन आता है इसका मतलब वो क्या होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज रिलीज होती है, कुछ ना कुछ चीज बाहर निकलती है। तो वहाँ पे साइन कैसा आएगा, माइनस का साइन आता है। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में है, एनर्जी की वैल्यू माइनस में है, डेल्टा एच यहाँ पे आप एनर्जी से समझ लो, डेल्टा एच से आप क्या समझोगे यहाँ पे, एनर्जी, मतलब इस एटम ने कितनी एनर्जी रिलीज की है। अगर एटम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तो माइनस का साइन आता है, अगर एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, हम इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं इसको, एटम को इलेक्ट्रॉन भी सप्लाई कर रहे हैं, साथ में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है, हमें इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो उस केस में क्या आएगा बच्चों, उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। दो बात है यहाँ पे, डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करवाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटम क्या करे, एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। और अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन, किसी केस में एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, हम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, इस एटम को रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत किस फॉर्म में देंगे, हम एनर्जी के फॉर्म में देंगे। तो एनर्जी के फॉर्म में जब हम इसको रिश्वत देंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, तब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉइंट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है आपको। हाँ, तो देखो आप लोगों ने छोटी क्लासों में रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना बच्चों, केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि